हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदुओं पर बांग्लादेश की डर्टी पॉलिटिक्स। ढाका में भारतीय दूतावास को भेज दिया विरोध पत्र, कहा तुरंत बंद करो। बताएंगे दोस्तों क्या कहा बांग्लादेश ने हिंदुओं पर। बांग्लादेश की ये डर्टी पॉलिटिक्स कैसी है दोस्तों, वही बताएंगे। तेल, सीमेंट, बीमा से लेकर मकान तक सब कुछ बेचती है पाकिस्तान की सेना। हुआ बड़ा खुलासा, कैसे बना ली 50 से ज्यादा कंपनियां पाकिस्तानी सेना ने। बताएंगे आखिर क्या रही मजबूरी कि देश को संभालने के साथ साथ तेल, सीमेंट, बीमा तक बेचने लगी पाकिस्तानी सेना। दोस्तों वही बताएंगे। मुस्लिम दुनिया में भारत का जलवा, पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरे से पाकिस्तान में उठा दर्द। भारत की ताकत को देखकर पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी हैरान। तो वही बताएंगे। तीस्ता जल बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने बड़ा बयान दे दिया है दोस्तों, भारत के सामने रख दिया है प्रस्ताव। बताएंगे क्या है उस प्रस्ताव में। तो वही 370 अब चाहकर भी लौट नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र हुआ तैयार, कर दिए भयंकर वादे। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं अपने भारत का, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां हिंदुओं पर बांग्लादेश की बहुत बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स। ढाका में भारतीय दूतावास को भेज दिया विरोध पत्र, कह दिया तुरंत बंद करो हमले। बता दे क्या है खबर। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए हमलों को भारत सरकार ने जोर शोर से उठाया। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस की सरकार भी इस मुद्दे पर भारत के सामने बैकफुट पर नजर आई है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद बांग्लादेश अब भारत को आंख दिखाने पर उतारू हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं के मुद्दे पर वो भारत से गिन गिन कर बदला लेना चाहता हो। अपनी इस डर्टी पॉलिटिक्स में यूनुस सरकार ने ढाका में भारतीय दूतावास को संपर्क करके बीएसएफ द्वारा बॉर्डर पर हिंदू बच्ची की मौत के मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार 13 साल की बांग्लादेशी हिंदू लड़की के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करने के दौरान बीएसएफ द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में यूनुस सरकार ने भारत से अपना औपचारिक विरोध दर्ज करवाया है। मौलवी बाजार जिले के जूरी उपजिला की स्वर्णा दास को 1 सितंबर को सीमावर्ती जिले में बीएसएफ कर्मियों ने गोली मार दी थी। गुरुवार को ढाका में भारतीय दूतावास को भेजे गए विरोध पत्र में बांग्लादेश ने इसे एक क्रूर कृत्य करार दिया। कड़ा विरोध दर्ज करते हुए बांग्लादेश ने घटना की निंदा की। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि सीमा पर हत्या की ऐसी घटनाएं गैर जरूरी और अनुचित हैं और ये जॉइंट इंडो बांग्लादेश गाइडलाइन फॉर बॉर्डर अथॉरिटी के खिलाफ है। अब ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, आप और हम और पूरी दुनिया ये बात जानती है। लेकिन बीएसएफ ने जो गोली चलाई होगी दोस्तों, उसमें बीएसएफ की क्या गलती है। अब ऐसा लग रहा है कि अपने इस मामले को दबाने के लिए, ताकि भारत बांग्लादेश को ना कोसे, ऐसे में बांग्लादेश उल्टा भारत पर ही चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दे दोस्तों इसमें आखिर बीएसएफ की क्या गलती। दरअसल रविवार को हुई इस घटना के 45 घंटे बाद मंगलवार रात को बीएसएफ ने बांग्लादेशी बच्ची के शव को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया था। रविवार रात करीब 9 बजे जब वे भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके थे, तब बीएसएफ कर्मियों ने गोली चला दी। इस घटना में बच्ची की मौत हो गई। बीएसएफ ने ये समझ के गोली नहीं चलाई दोस्तों कि वो बच्ची है या फिर कोई नागरिक है, जबकि अगर कोई सीमा में घुसपैठ करता है तो उसको सबसे पहले डाउट की निगाहों से ही देखा जाता है और अपने बचाव के लिए गोली चलानी पड़ती है, क्योंकि वो सीमा है, बॉर्डर इलाका है। ऐसे में वहां पर कोई भी घुसने का प्रयास करेगा तो वो इलीगल ही माना जाएगा। ऐसे में दोस्तों बीएसएफ की इस गलती को अब बांग्लादेश इस पर डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है और अपने देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को दबाने की कोशिश कर रहा है ये बांग्लादेश। तो दोस्तों इस पर आपकी राय जो भी है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने भारत पर भड़कते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश नहीं बनेगा। अफगानिस्तान हिंदुओं पर हमले बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत, ये कहना है यूनुस का। बता दें बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बीच उठ रहे सवालों को लेकर अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले सिर्फ एक बहाना है। ऐसे हमलों को बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है। उनकी नई सरकार की तुलना अफगानिस्तान से भी की जा रही है। दोस्तों ऐसे में मीडिया में खबरें आई थी कि बांग्लादेश जल्द ही अफगानिस्तान बन जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, तेल, सीमेंट, बीमा, मकान जैसे सामान सब कुछ बेचती है पाकिस्तान की सेना। आखिर कैसे बना ली 50 से ज्यादा कंपनियां। बता दे भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से अब तक 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। इन सभी में पाकिस्तान को मात खानी पड़ी। सितंबर महीने में दोनों देशों के बीच 1965 की जंग के 59 साल पूरे हो गए हैं। ये ऐसा समय है जब पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना मान चुके हैं कि भारत साथ सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सकता। ऐसे में वो छन्न युद्ध यानी कि सीमा पार आतंकवाद, ड्रग्स का कारोबार और अन्य अवैध धंधों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना भी किसी दूसरे देश की पेशेवर आर्मी की बजाय एक कारोबारी संगठन की तरह काम करती रही है। पाकिस्तानी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जैसे रणनीतिक जानकार तो कहते हैं कि दुनिया भर के देशों के पास सेना
सेनाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। कुछ ऐसे आंकड़े भी है जिन पर नजर डालें तो पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना करीब 50 कंपनियां चला रही हैं। ये कंपनियां सीमेंट, तेल, मसाले, बिजली के सामान, हाउसिंग सोसाइटी, कपड़े, जूते जैसी चीजें भी बेचती है। ये पूरा उद्योग एक फौजी फाउंडेशन के जरिए चलता है, जिसके तहत तमाम कंपनियां आती हैं। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के भ्रष्ट होने और सत्ता का केंद्र बनने के पीछे यही वजह है कि उसकी आर्थिक शक्ति बहुत अधिक है। इसी के चलते पाकिस्तान की सेना देश के अंदर राजनीतिक सत्ता से ज्यादा पावरफुल है और उसका देश के ज्यादातर प्रतिष्ठानों पर सीधा कंट्रोल है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना की ओर से जो कुछ कंपनियां चलाई जा रही है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय होगी इस पर बताइएगा जरूर। जो सेना देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, आज वो कंपनियां चला रही है। दोस्तों, ऐसे में वाकई में ये खबर सुनते हर कोई हास्यास्पद होते नजर आते हैं। तो वही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रुनई दौरे से पाकिस्तान में उठा दर्द। मुस्लिम दुनिया में भारत का जलवा देखकर पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी हैरान। पाकिस्तानियों के पेट में उठ गया दर्द। दरअसल भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है जिसका नाम है ब्रुनई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में इसी सप्ताह यहाँ का दौरा किया था। करीब 4.5 लाख की आबादी वाला ब्रुनई एक इस्लामिक देश है। यहाँ के सुल्तान हसन अल बुल्किया ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने ब्रुनई की यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनई दौरे की भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में खूब चर्चा है। एक मुस्लिम देश की भारत से नजदीकी ने पाकिस्तान के विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान में विशेषज्ञ इस बात पर चिंता भी जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुस्लिम देशों से संबंध सुधार रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत की बढ़ती ताकत को लेकर अमेरिका में बसे पाकिस्तानी मूल के राजनेता और बिजनेस मैन से साजिद तरार से बात की है। इसके साथ ही चीमा ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर पाकिस्तान अपने पड़ोसी भारत से इतना पीछे कैसे हो गया है। कमर चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम दुनिया का दौरा तेज कर दिया है। चीमा ने इस बात पर हैरानी जताई है कि ब्रुनई के अंदर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का स्टेशन भी मौजूद है। तो वहीं बता दें, बड़ी खबर, तीसरा जल बंटवारे का हल चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। भारत के सामने रख दिया प्रस्ताव। दोस्तों, कह दिया इसे टालने से फायदा नहीं होगा। तीसरा जल बंटवारे के मुद्दे का चाहते हैं हल। जी हां, भारत के लिए क्या दिया है मैसेज आपको बता दें। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ लंबे समय से चली आ रही तीसरा जल बंटवारे की संधि को सुलझाने के लिए अंतरिम सरकार की मंशा जाहिर की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि समाधान में देरी करने से किसी भी देश को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे यानी जल बंटवारे पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे पता हो कि मुझे कितना पानी मिलेगा, भले ही मैं खुश भी ना भी हूँ, और इस पर हस्ताक्षर कर दूं, तो ये बेहतर होगा। इस मुद्दे को सुलझाना ही होगा। जी हाँ, यूनुस ने इस बात पर जोर दिया कि जल बंटवारे के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार हैं जिन्हें वे अब बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हल करना होगा। निचले तटवर्ती देशों के पास कुछ अधिकार हैं और हम उन अधिकारों को चाहते हैं। वहीं बता दें, थिएटर कमांड, अब रशिया अमेरिका की तरह भारत हर दुश्मन को देगा करारा जवाब। खबरदार हो जाएं चीन और पाकिस्तान। जी हां, शांति बनाए रखने के वास्ते सेना के जवानों को जंग के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए उन्होंने भविष्य में होने वाले किसी जंग से तुरंत मिलजुल कर मुकाबले के लिए ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने तीन सेना के टॉप कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है और शांति बनाए रखने के वास्ते सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन और गाजा में छिड़ी जंग के साथ साथ बांग्लादेश के हालात पर भी बात की और कहा कि सेना को ऐसे किसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत का राजनीतिक नेतृत्व सशस्त्र बलों को विकसित भारत के युग के लिए तैयार कर रहा है, जहां भारत के हित उसके क्षितिज और सीमाओं से परे होंगे। रक्षा मंत्री की इन बातों से संकेत मिलता है कि भारत भी अब अमेरिका, रशिया और चीन की तरह दूसरे देशों में भारतीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य बलों को हमेशा तैयार रखना चाहता है। दोस्तों, वहीं बता दें, इधर रशिया ने भारत को बताया शांति दूत, तो उधर अमेरिका को दे डाली कड़ी चेतावनी। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका को यह समझना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध में उसकी रेड लाइन क्या है। रशिया की समाचार एजेंसी तास से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अब रूस के प्रति संयम की भावना को खोता जा रहा है, जो कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए सही नहीं है। इंटरव्यू में लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के मामले में रेड लाइन पार कर दी है। रशिया के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि रूस की रेड लाइन ऐसी नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके और ये वे अच्छी तरह से जानते हैं। लावरोव ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम रशिया और अमेरिका के बीच गंभीर तनाव को बढ़ावा दे सकता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वहीं बता दें, क्या ब्रिक्स में तुर्की बनेगा पाकिस्तान का एजेंट?
चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं बताते हैं। ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शक्तिशाली समूह का संक्षिप्त रूप है। ब्रिक्स का मकसद शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। माना जा रहा है कि अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के संगठन नाटो का सदस्य तुर्की अब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। हालांकि अभी तक इस बारे में औपचारिक ऐलान भले ही ना किया गया हो, मगर रशिया ने काफी पहले ही इसके संकेत दिए थे। बीते 2 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा था कि तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 को रशिया में होनी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की के आने से ब्रिक्स का संतुलन गड़बड़ाएगा? क्या ब्रिक्स में आने से पाकिस्तान इस मंच पर कश्मीर समस्या को तुर्की के जरिए उठा सकता है? डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के समर्थन में बोलता रहा है। खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन कई बार कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा चुके हैं। वो भारत के खिलाफ जहर उगलने में माहिर हैं। वो कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग भी कर चुके हैं। ऐसे में तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो भारत शायद उसका विरोध कर सकता है। राजीव रंजन कहते हैं कि ब्रिक्स का एजेंडा आर्थिक सहयोग से ज्यादा राजनीतिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बैठाना इसका मकसद है। दरअसल ब्रिक्स में शामिल तुर्की चीन और पाकिस्तान का एजेंट बन सकता है और भारत के संवेदनशील मुद्दे को कश्मीर को इस मंच से उठा सकता है। इससे भारत की रणनीति कमजोर हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में तुर्की के आने से ब्रिक्स का संतुलन भारत के खिलाफ हो सकता है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के किस शख्स ने कह दी ये बात? कश्मीर लेने गए थे, उल्टा लाहौर हाथ से जाने लगा। बता दें, पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत के लोगों में आक्रोश है। भारत में पाकिस्तान बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप ना खेलने की भी बात कही जा रही है। इन मसलों को लेकर पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से बात की है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि अगर भारत वर्ल्ड कप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता तो उसका फैसला ठीक ही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी युवक ने कहा कि अब पाकिस्तान की क्या ही कहें, इन्होंने जो किया उसका परिणाम अब भुगत रहे हैं। शख्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए लश्कर तैयबा और कौन कौन संगठन बनाकर 1965 में कश्मीर में भेजा गया था। उन्होंने कश्मीर में कब्जा कर लिया और पीछे से पाकिस्तान की फौज कब्जा करने गई, लेकिन पाकिस्तान की हालत तब खराब हो गई जब भारत की फौज सीमा पर आ गई और पूरे बॉर्डर खोल दिए। यहाँ वही हाल हुआ है कि गए थे कश्मीर लेने और इधर लाहौर, कराची और क्या क्या जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, खुद पाकिस्तानी ये कहते नजर आ रहे, तो वही आपको बता दें। इतना ही नहीं, कश्मीर के बाद भारत के इस हिस्से पर भी पाकिस्तान का दावा कहा इंडिया का इस पर है अवैध कब्जा। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि जूनागढ़ पर भारत ने कब्जा किया हुआ है। कश्मीर के बाद अब पाकिस्तान ने गुजरात के जूनागढ़ को लेकर फिर जहर उगला है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने बीते रोज गुरुवार को एक बार फिर जूनागढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि जूनागढ़ के मुद्दे पर पाकिस्तान का नीतिगत बयान हमेशा स्पष्ट रहा है। जहरा बलोच ने दावा करते हुए कहा कि 1948 में जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला लिया गया था। मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत ने उस पर अवैध कब्जा किया है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सरासर उल्लंघन है। मुमताज जहरा बलोच ने जोर देकर कहा कि हमेशा से राजनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान जूनागढ़ के मुद्दे को उठाता रहा है और इसको लेकर वो शांतिपूर्ण समाधान भी चाहता है। वहीं पाकिस्तान का ये भी कहना है कि वो जूनागढ़ के मुद्दे को कश्मीर की तरह अधूरा एजेंडा मानता है। कश्मीर को अपना बनाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है। यही कारण है कि भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध स्तर बेहद खराब हो चुके हैं। दुनिया भर के मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अब ऐसे में भारत के इस हिस्से पर दोस्तों पाकिस्तान अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है और उल्टा भारत के हिस्से को भारत द्वारा कब्जाया गया हिस्सा बताया जा रहा है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। इस पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच को आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हुए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब यहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। अब पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट में दोनों के नाम आने की संभावना है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने से पहले ही शुक्रवार को रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि 2 दिन पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि फोगाट और पुनिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से दोनों के टिकट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के कुछ नेताओं ने पहले ही कहा था कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, जबकि वो प्रोटेस्ट किसी भी प्रकार से सीरियस प्रोटेस्ट नहीं था। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, आज बताना मत भूलिएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कथित तौर पर, तो वही आपको बता दें 370 अब कभी नहीं लौट सकता। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिए ये भयंकर वादे। दोस्तों बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए
पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू में पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अभी तक जितनी पार्टियों ने यह शासन किया, अब सभी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। शाह ने पिछले 10 साल बीजेपी के विकास और सुशासन को समर्पित रहे। शाह ने कहा कि 10 सालों में यहाँ पर्यटन बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को घेरा। शाह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला भी बोला। इसके बाद उन्होंने संकल्प पत्र की बड़ी बातों का ऐलान किया। संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पढ़ा, इसमें गुमराह किया गया है, इसको कांग्रेस का भी समर्थन है। अमित शाह ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर में कभी भी धारा 370 नहीं लौटेगी। इसी धारा की वजह से आतंकवाद था। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक बम धमाकों और मशीन गन की आवाजें सुनी गई हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में काफी बदलाव आया है। सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों की मौतों में भी कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, बाकी बीजेपी संकल्प पत्र की बड़ी बड़ी बातें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक भरे रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।